साथियों, जो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एम्बेडेड रिस्क क्या होता है, सोर्स फॉर अराइजिंग एम्बेडेड रिस्क। जो एम्बेडेड रिस्क होता है उसके क्या सोर्सेस हैं और इसके क्या एग्जाम्पल हैं, मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं एम्बेडेड रिस्क के, क्या एग्जाम्पल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेट इंटरेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, NIP के बारे में पढ़ेंगे, यील्ड कर्व के बारे में पढ़ेंगे और ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे और मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन से संबंधित हम केस स्टडी को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। एम्बेडेड रिस्क की हम बात कर लेते हैं कि ये एम्बेडेड रिस्क क्या होता है। तो जो एम्बेडेड रिस्क होता है ये एक हिडन रिस्क होता है, या हम कह सकते हैं ये एक इनहेरिएंट रिस्क होता है विद इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उसमें एक एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है उसमें शामिल होता है, लेकिन वो हिडन रहता है और इनहेरेंट होता है। या फिर जो सिस्टम है आर नॉट इमीडिएटली एपरेंट, जिसमें जो रिस्क होता है, जिसमें एम्बेडेड रिस्क होता है वो इमीडिएट मतलब शो नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जो रिस्क होता है एक बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, मतलब इसको आसानी से नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसको डिटेक्ट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। यानी कि अभी तक हमने इसमें समझने की कोशिश की कि जो एम्बेडेड रिस्क होता है क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि साधारण शब्दों में एम्बेडेड रिस्क किसे कहते हैं। एम्बेडेड रिस्क का मतलब है आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क उसमें है ही है, मतलब कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क है। एक हम उदाहरण के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें एम्बेडेड रिस्क को, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए कोई FDR बनाया और आकर के वो 1 महीने के बाद में आया और उसने कहा कि नहीं हमें प्रीमेच्योर पेमेंट चाहिए। तो उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी रिस्क तो अराइज हुआ, साथ में इस टाइप का जो रिस्क है कि भाई वो प्रीमेच्योर पैसा ले सकता है या प्रीमेच्योर हो सकता है वो आ जाए लेने के लिए, तो ये उसका एम्बेडेड रिस्क कहलाएगा। एम्बेडेड रिस्क कैसे अराइज होता है, इसकी क्या सोर्सेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कम्प्लेक्सिटी मतलब ये एक कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है ये रिस्क हिडन रहता है, जिसको ईजिली नहीं अंडरस्टूड किया जा सकता है, जिनको ईजिली आसानी से अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें एक कम्प्लेक्सिटी रहती है, इसमें एक जटिलता ये रहती है कि इसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेडनेस। इसमें क्या होता है कि जो रिस्क एम्बेडेड है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, किस किस के बीच में कनेक्ट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बीच में कनेक्ट होता है, मार्केट के बीच में कनेक्ट होता है, या फिर जो सिस्टम है उसके बीच में इंटरकनेक्ट होता है। तीसरा होता है इसमें एक मॉडल रिस्क की वजह से भी ये होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रिस्क कैन बी एम्बेडेड इन द मॉडल यूज्ड टू वैल्यू और मनी द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कि कुछ ऐसा डिसीजन था जो डेटा अवेलेबल था, मान लीजिए एक किसी पर मतलब एक डेटा मान लीजिए अवेलेबल था। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे एक कंपनी में डेटा था कि 15 से 20 ईयर के जो लोग हैं
वो इतना आइसक्रीम पसंद करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं मॉडल रिस्क को, कि उसने कहा कि जो 0 से लेकर के 15 साल तक के हैं तो वो 100 आइसक्रीम पसंद करते हैं। 15 से जो 25 के बीच में है वो 150 आइसक्रीम पसंद करते हैं, और 25 से 40 के बीच में है वो कुछ मान लीजिए 75 करते हैं। तो इसमें ये डेटा आपको मिल गया। अब इस डेटा के आधार पर कंपनी ने क्या सोचा, सोचा कि ये मतलब 15 से 25%, जो 15 से 25 साल के बीच के जो लोग हैं वो ज़्यादा आइसक्रीम यूज करते हैं, तो कंपनी ने इसको ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन रिजल्टली क्या था कि ये डेटा गलत था। यानी कि अब हम साधारण शब्दों में बात करें मॉडल रिस्क की, तो ये हुआ कि जो अवेलेबल डेटा है उसके आधार पर जो निर्णय लिया गया है, जो डिसीजन लिया गया है या जो एक्शन लिया गया है वो गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि जो डाटा अवेलेबल था वो डेटा ही गलत था, तो उसको कहते हैं मॉडल रिस्क। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशनल रिस्क, जिसको हमने सेपरेट वीडियो में डिटेल में देखा है। फिर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑपरेशनल रिस्क की, कि ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब सीधा सा होता है कि जब ऑपरेशन की वजह से ऑपरेशन में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई मशीनरी ख़राब हो जाए या किसी एम्प्लॉय की वजह से हो जाए, तो क्या होगा, वहाँ पर रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क अराइज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग में डेली बेसिस पे क्या है कि एम्प्लॉय डेबिट क्रेडिट लोन करते हैं और वेरियस रिस्क ले रहे हैं। तो जो लोन कर रहे हैं तो लोन में डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है, क्रेडिट रिस्क जो है वो क्या है, एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब उसमें है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होती है कि नहीं भाई हमने इसको लोन दिया और ये पूरा का पूरा पैसा हमारे पास जमा करा देगा। उसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। कितने हैं चांसेस, ये बता पाना मुश्किल रहता है। रेगुलेटरी रिस्क की वजह से अराइज होता है एम्बेडेड रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क की वजह से क्या कि ये रिस्क जो होता है जब रेगुलेशन चेंज हो जाए या कोई लॉ चेंज हो जाए जिससे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो इफेक्ट होगा। भाई मान लीजिए कोई रेगुलेटरी या लॉ ऐसा चेंज हो गया जिससे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अभी आरबीआई ने कहा है कि आपको 11.5% कैपिटल को रिजर्व करके रखना है। कितना रिजर्व करके रखना है? 11.5% कैपिटल को अंडर बेसल नॉर्म के तहत रखना है। अचानक में ऐसा बेसल ने एडवाइज किया और आरबीआई ने उसके बिहाफ पे कहा कि नहीं भाई 11.5 नहीं, आप 16% रखो। तो क्या हुआ, इस जो भी बैंक है उस बैंक के पास ये समस्या आ जाएगी एकदम से कि भाई 11.5% अब रख रहे हैं, अब हम 16% रखेंगे, तो इसमें कैपिटल का जो है ज़्यादा मतलब उसको कैपिटल को रिजर्व करके रखना पड़ेगा, है ना। अगर वो नहीं मानेंगे, अगर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा बैंक कि भाई अगर आरबीआई ने 16% के लिए कहा है और आप 11.5% कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, कंप्लायंस का मैटर हो जाएगा। यानी वो ये हो जाएगा कि भाई आरबीआई ने जो कहा उसकी गाइडलाइन को आपने फॉलो नहीं किया, तो रिजल्टली क्या होगा कि आरबीआई आपको पेनलाइज कर सकती है, यानी बैंक को पेनलाइज कर सकती है। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड रिस्क। एम्बेडेड रिस्क के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाएगा कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है कि मार्केट कब अप डाउन हो जाए, कब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, क्यों, कब किसी वस्तु का प्राइस कम हो जाए, है ना। अब जैसे मान लीजिए बॉन्ड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट अपने आप से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मार्केट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा। मार्केट रेट रिस्क यानी इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का जो रिलेशनशिप होती है वो इन्वर्सली होती है। क्रेडिट रिस्क, जैसा हमने आपको बताया कि क्रेडिट हमने दिया
उसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस तो रहते ही हैं ना। तो क्रेडिट रिस्क हो गया। मार्केट रिस्क का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है तो वो आपका हो गया। कोई मार्केट में उतार चढ़ाव आ गया, उसकी वजह से कोई लॉस हो गया। लिक्विडिटी एम्बेडेड इन हाई यील्ड बॉन्ड, जो हाई यील्ड बॉन्ड होते हैं तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क राइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। भाई हाई यील्ड बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? ऐसे बॉन्ड जिस पर बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। यील्ड का मतलब होता है प्रॉफिट, साधारण भाषा में आप समझिए। यील्ड का मतलब होता है प्रॉफिट। जब बॉन्ड का जो बॉन्ड है, बॉन्ड का प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो लिक्विडिटी रिस्क होने के चांसेस भी ज़्यादा है, जो कि एम्बेडेड मतलब ऑपरेशनल रिस्क, एम्बेडेड ट्रेडिंग प्लेटफार्म और एल्गोरिथम। और जो भी ट्रेडिंग मतलब प्लेटफार्म जिस पर हम काम कर रहे हैं डे बाय डे, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑपरेशनल रिस्क। कहने का मतलब है कि जो एम्बेडेड रिस्क होता है उसको कई एक तरीक़ों से, अनेक तरीक़ों से क्या होता है, अराइज हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना, मैनेजिंग करना इस एम्बेडेड रिस्क को रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसको समझना, इसको समझने के लिए या इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए मतलब इसकी डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी को आपको सही तरह से पता होना चाहिए। रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी इसमें रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट है, उस पर ध्यान देना होगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेट इंटरेस्ट पोजीशन। नेट इंटरेस्ट पोजीशन से ही आप लोग मतलब समझ पा रहे होंगे। नेट इंटरेस्ट पोजीशन का मतलब ये होता है कि आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं, उसके बाद में हम आपको इसका नेट सेल में बताते हैं क्या होता है। जो नेट इंटरेस्ट पोजीशन होती है, ये क्या होती है कि जब कोई फाइनेंशियल मैट्रिक्स जब रिप्रेजेंट करती है डिफरेंस को, जब फाइनेंशियल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है डिफरेंस को किस किस के बीच, बिटवीन द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस टोटल इंटरेस्ट इनकम एंड टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जब कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंट्री जो एसेट्स है, उस एसेट्स पे जो इंटरेस्ट वो प्राप्त कर रहा है और जो लायबिलिटी पे इंटरेस्ट दे रहा है। अगर बैंक के सिनेरियो में अगर बात करेंगे तो मान लीजिए लोन पर जो इंटरेस्ट वो ले रहा है और जो उसका डिपॉजिट है, जैसे सेविंग खाता हो, सेविंग बैलेंस हो गया, करंट बैलेंस हो गया या एफडीआर हो गया, आरडीआई के रूप में जो बैंक के पास पड़ा हुआ, वो क्या है, लायबिलिटी है बैंक की। जब वो लायबिलिटी है तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका क्या कहलाएगा, नेट इंटरेस्ट पोजीशन कहलाएगा। अब आइए हम इसको साधारण शब्दों में समझते हैं कि मान लीजिए ये बैंक है, ये बैंक ने अपने ऐसे एसेट्स पे 2000 करोड़ का इंटरेस्ट प्राप्त किया। जो लायबिलिटी है, जो बैंक के पास में डिपॉजिट पड़ा हुआ है, उसमें उसने मान लीजिए 1500 करोड़ रुपए का ब्याज दिया पब्लिक को इंटरेस्ट के रूप में। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आया 500 करोड़, तो जो 500 करोड़ का डिफरेंस आया, यही क्या है, नेट इंटरेस्ट पोजीशन है। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो फार्मूला है आप लोग देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम्पल या कभी कभी आप जब केस स्टडी में एक सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि NIP को निकालिए, तो उसमें इंटरेस्ट इनकम के ढेर कई एक लिखे रहेंगे कि अदर इनकम इतनी है, मिसलेनियस इनकम इतनी है, मतलब इंटरेस्ट की उस पर इतना है, उस पर इतना है, और टोटल एक्सपेंसेस। तो सिंपल सा नेट इंटरेस्ट पोजीशन को निकालने के लिए जो टोटल हमको इंटरेस्ट मिला, हमको मतलब बैंक को, जो टोटल इंटरेस्ट बैंक को पब्लिक से मिला,
और जो टोटल इंटरेस्ट पब्लिक ने बैंक ने पब्लिक को दिया, उसके जो अंतर है वो ही क्या कहलाता है, आपका नेट इंटरेस्ट पोजीशन कहलाता है। वो ये कह रहा है नेट इंटरेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट में से टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस घटा दें। नहीं, जो हमारे पास, जो बैंक के पास आएगा वो क्या होगा, इनकम होगा, जो बैंक को इंटरेस्ट देगी वो एक्सपेंसेस होगा। इन दोनों को घटा देंगे एक दूसरे को तो ये जाएगा। आइए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन, तो ये हो सकता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा, जिससे आपको मतलब यहाँ पर बैंक, क्योंकि हम यहाँ पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। वैसे तो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट आपको, इंटरेस्ट इनकम आपके पास मिली वो बराबर हो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से। दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम हो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस हमारा ज़्यादा हो रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा हो और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हो। तो यहाँ पर मेनली हम पॉजिटिव एनआईपी की बात करेंगे और निगेटिव एमआईपी की बात, एनआईपी की बात करेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जब बैंक के द्वारा इंटरेस्ट ज़्यादा कमाया गया और इंटरेस्ट पब्लिक को कम दिया गया, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक के फेवर में आया। यानी कहने का मतलब है बैंक ने अपनी जो एसेट है, जो लोन दिए थे, उसमें 2000 करोड़ कमाया, और जो बैंक की लाइबिलिटी थी जैसे कि करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, आरडी, एफडीआर, तो उस पर उसने मान लीजिए 1500 करोड़ दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 500 करोड़ का, तो वो 500 करोड़ का डिफरेंस जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव एनआईपी है। और यही जब इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, मिल कम रहा है बैंक को, तो वो आपका निगेटिव नेट इंटरेस्ट पोजीशन आ जाएगी। ओके, जो पॉजिटिव एनआईपी होती है, इसका मतलब होता है कि अर्न हमने ज़्यादा किया और इंटरेस्ट जो पे किया है वो कम किया। इसको बैंक की क्या कहते हैं, फेवरेबल पोजीशन कहते हैं, बैंक की फाइनेंशियल फेवरेबल पोजीशन कहते हैं। यही अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव क्या होता है कि हमको पैसा, हमको मतलब बैंक को इंटरेस्ट कम मिला है और बैंक को एक्सपेंसेस इंटरेस्ट के तौर पे ज़्यादा करना पड़ गया। जैसे मान लीजिए पेमेंट करना पड़ गया 2000 करोड़ और मिला कितना, 1500 करोड़। तो जो इसको 500 करोड़ का जो बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ा, एक्स्ट्रा का मतलब समझ रहे हैं कि भाई बैंक ने इंटरेस्ट के रूप में जो पब्लिक को दिया है, एफडीआर पे, आरडी पे, एफडीआर पे, आरडी पे, डिपॉजिट पे, ठीक है ना, वो 200 करोड़ का दिया। लेकिन जो बैंक ने लोन की है, जो एसेट्स थे, तो उस पर इंटरेस्ट इन्होंने 1500 करोड़ रुपए का मिला, 1500 करोड़ मिला, यानी ब्याज तो ज़्यादा दिया लेकिन मिला कम। यानी इसका मतलब ये है कि बैंक को लॉस हुआ। जब बैंक को लॉस हुआ है तब ये कहलाएगा आपका निगेटिव, यानी इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। ये है क्या है, साइड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस की। नेट इंटरेस्ट पोजीशन इज इम्पॉर्टेंट। अब जो नेट इंटरेस्ट पोजीशन है ये अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसका एक अहम रोल होता है बैंकिंग के लिए। अहम रोल क्या होता है कि जब पॉजिटिव है तो बैंक के लिए फेवरेबल है, तो फेवरेबल है तो बैंक के लिए बेनिफिट है ना। आइए आगे चलते हैं। इससे क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है फाइनेंशियल हेल्थ को, यानी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसको ये इंडिकेट करता है। पॉजिटिव एनआईपी जो है ये सजेस्ट करती है, ये बताती है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जबकि निगेटिव एनआईपी है ये फाइनेंशियल को क्या करती है,
फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के बारे में बताते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर NIP नेट इंटरेस्ट पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो एक हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन की ओर इंडिकेट करती है कि बैंक की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो अच्छी है, और जब ये निगेटिव है तो इसका मतलब है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। इन्फ्लुएंस करेंसी वैल्यू, और इसका एक और रीज़न ये है कि जो NIP है ये इम्पैक्ट डालती है किस चीज़ की पर, करेंसी वैल्यू पर। अगर पॉजिटिव है तो इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, और इससे क्या होगा, हमारी करेंसी मजबूत होगी। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास में आएगी, हमारे का मतलब बैंक के पास में, या हम कह सकते हैं कंट्री में, जब ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी जो है वो जितनी ज़्यादा हमारे पास में आएगी तो वो क्या, उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब फॉरेन मतलब जो फॉरेन का जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फॉरेन करेंसी किसी भी रूप में हमारे यहाँ पर आएगी तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया की करेंसी है कहीं न कहीं क्या होगा, वो मजबूत होगी। ठीक है। गाइड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है इन्वेस्टर कंसीडर कर सकते हैं कंट्रीज और इंस्ट्रूमेंट्स NIP व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, एज इट इफेक्ट द रिस्क एंड पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये जो रिटर्न है, जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, उसको भी इफेक्टेड करता है। आइए बात करें नेट सेल में, तो ये आपका हो जाएगा कि जो नेट इंटरेस्ट पोजीशन है ये एक क्रूशियल मैट्रिक असेसमेंट है। यानी ये बैंक का क्या है, एक मैट्रिक फाइनेंशियल असेसमेंट है, जिससे क्या होता है, एबिलिटी टू जनरेट रिवेन्यू, कि इसकी क्या एबिलिटी है बैंक की, कि किस एबिलिटी मतलब क्या एबिलिटी है रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, और क्या इसका पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए। यानी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है तो उसका रिटर्न क्या, ये सारी चीज़ें आप कहते हैं। आई थिंक आप लोग अभी तक क्लियर हो गए। आगे आइए चलते हैं यील्ड कर्व पर। अगर साथियों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यील्ड कर्व जो होता है ये एक क्या है, देखो सबसे पहले तो हम यील्ड का समझते हैं। यील्ड क्या है, अगर हम कहें तो यील्ड का मतलब हुआ प्रॉफिट और बेनिफिट। यानी जैसे मान लीजिए हमने कहा 1,000 रुपये का 1 साल का हमको 10% यील्ड मिल रही है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमको 10% ब्याज इस पर, 10% का इस पर बेनिफिट हमको मिल रहा, यानी 100 रुपये 1 साल में हमको मिल जाए। आइए, तो जो यील्ड होता है, यील्ड का मतलब समझ गए, प्रॉफिट। यील्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट हो गया, ओके। और यील्ड कर्व का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को यानी जो यील्ड है उस यील्ड का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही क्या कहलाता है, कर्व, यील्ड कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, यील्ड कर्व कहलाता है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड मैच्योरिटी में जो रिलेशनशिप होती है उसको ये दर्शाता है। यानी अब यील्ड कर्व का मतलब निकल कर के क्या आया, यील्ड कर्व का मतलब निकल कर के आया कि यील्ड को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि रिलेशनशिप क्या कितनी है
मतलब कैसी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की स्थिति कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, बैड है, एवरेज है, मॉडरेट है, कि कैसी स्थिति है, वो रिलेशनशिप की स्थिति को बताता है। अब किसकी रिलेशनशिप, वो बताता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड मैच्योरिटी की रिलेशनशिप। यानी कि इससे क्या होता है कि बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 साल की है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कुछ और हो, अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 साल की है तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट कुछ और हो। तो इन दोनों के बीच का, यानी जो इंटरेस्ट रेट है और जो उसकी मैच्योरिटी है बॉन्ड की, उन दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध का जो रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइस की, बॉन्ड मैच्योरिटी की और इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, यील्ड कर्व कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। जो इंटरेस्ट रेट होता है ये अलग अलग चेंज होता रहता है, टाइपिकली रेंगी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 30 ईयर्स और मोर। ये लगभग में 0 से लेकर के 30 साल तक इसका एक नॉर्मली या जनरली जो पीरियड माना गया है वो होता है। यील्ड कर्व शो करता है इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट चेंज एज अ बॉन्ड मैच्योरिटी इंक्रीज। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो रहा है तो बॉन्ड मैच्योरिटी पर भी फर्क पड़ेगा। यानी बॉन्ड की मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, और जितनी कम होगी तो उसका इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा। आइए आगे चलते हैं। द यील्ड कर्व जो होता है वो दिखाता है किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट रेट चेंजेस को दिखाता है एज अ बॉन्ड मैच्योरिटी। मतलब बॉन्ड मैच्योरिटी में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस को दिखाता है। शॉर्ट, अब इसके भी तीन मुख्य चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड होगा वो 1 साल से कम होगा और इस पर जो यील्ड मिलेगी वो कम मिलेगी। देखो एक कहावत है कि जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना यील्ड ज़्यादा होगी, जितना रिस्क कम होगा उतनी यील्ड क्या होगी, कम होगी। यानी शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे देखो डिफाइन क्या किया गया है, इसको समझने की कोशिश करें। एग्जाम में बहुत घुमा करके पूछता है कि शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड है उसकी अगर उसका टेन्योर अगर 1 साल से कम का है तो वहाँ पर लोअर यील्ड मिल रही है। कैसी यील्ड मिल रही है, लोअर यील्ड होगी, कम यील्ड होगी। यही अगर मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म 1 साल से ज़्यादा और 10 साल के बीच में होता है। यहाँ पर क्या होगा, मॉडरेट यील्ड रहेगी। और अगर ये टेन्योर 10 साल से ज़्यादा और 30 साल तक रहता है तो आपका हायर यील्ड कहलाएगी। ठीक। द यील्ड कर्व कैन टेक 3 मेन शेप। कि अगर यील्ड कर्व की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 क्या होती हैं, शेप्स होती हैं। यानी 3 तरह का हो सकता है यील्ड कर्व जो है वो 3 तरह से हो सकता है या 3 प्रकार का हो सकता है। नॉर्मल का मतलब हुआ अपवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मल का मतलब हुआ अपवर्ड स्लोपिंग। यील्ड कर्व एज अ मैच्योरिटीज लेंथ। दूसरा है कि जो नॉर्मल है वो अपवर्ड स्लोपिंग। दूसरा है फ्लैट, यील्ड रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट अक्रॉस मैच्योरिटी। इसमें जो यील्ड होती है रिलेटिवली क्या होती है, कांस्टेंट होती है अक्रॉस मैच्योरिटी। यानी कि जितनी भी जो बॉन्ड की मैच्योरिटी है वहाँ तक शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब तक कि उसकी मैच्योरिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक उसका जो यील्ड है वो मतलब कांस्टेंट रहती है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी 10% मिल रही है तो वो 10 साल तक 10% ही मिली जा रही है। तो ये क्या कहलाता है, फ्लैट कहलाता है। तीसरा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है डाउन स्लोपिंग। डाउन स्लोपिंग का मतलब ये हुआ कि यील्ड है वो डिक्रीज हो रही है एज अ मैच्योरिटी लेंथन।
यानी कि मैच्योरिटी के कंपैरिजन में क्या है, लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, ये डिक्रीज हो रही है, क्या यील्ड डिक्रीज हो रही है, तो उसको इन्वर्टेड डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर यील्ड कर्व की बात करें तो इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी 3 तरह की यील्ड हो सकती है, जैसा कि नॉर्मल, या जिसको नॉर्मल को हमने एक दूसरा नाम दिया है, नॉर्मल को हमने एक दूसरा नाम दिया है, क्या नाम दिया, अपवर्ड स्लोपिंग, कि ये एक अपवर्ड स्लोपिंग है, दूसरा है फ्लैट। फ्लैट में तो क्या है, इसमें तो कोई चेंजेस होनी नहीं है। तीसरा है इन्वर्टेड यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यील्ड कर्व के इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब यील्ड कर्व की क्या महत्ता है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ का मतलब बैंक में उसकी क्या महत्व है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कि रिफ्लेक्ट मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये मतलब मार्केट से अगर कोई रिस्क है तो उसको क्या कहते हैं, इट रिफ्लेक्ट करता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस को ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, यानी फ्यूचर इंटरेस्ट रेट के मतलब भविष्य में क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको ये एक्सपेक्ट करती है। और इसका इन्फ्लुएंस रहता है बारोवर्स कास्ट का और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेंट्रल पॉलिसीज। अब आइए हम एक समरी में इसकी अगर बात कर लें तो समरी के यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आ जाएगा आपका, द यील्ड कर्व इज वाइटल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट, यानी ये एक वाइटल टूल है किसके लिए, इंटरेस्ट को समझने के लिए, बॉन्ड मार्केट एंड इकोनॉमिक ट्रेंड, कि बॉन्ड मार्केट क्या है, किस तरफ जा रही है, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये एक कहने का मतलब तो क्या हुआ, कहने का मतलब यील्ड कर्व का सिंपल सा ये हुआ कि ये एक वाइटल टूल है जिसके माध्यम से हम अपने को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, इंटरेस्ट रेट के बारे में पता होना चाहिए सभी को, बॉन्ड मार्केट में और इकोनॉमिक ट्रेंड के। दोस्तों वीडियो लंबा होने की वजह से हम इसको यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमारा बचा हुआ पोर्शन अवश्य। थैंक यू।